कहानी है राघव की। राघव का गांव पहाड़ी क्षेत्र में था, पहाड़ों और वादियों से ढका हुआ, जहां पूरे साल ठंड पड़ती थी। वो गांव हर दिन बर्फ की चादर में लिपटा रहता। राघव एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनिधि और उसका 6 महीने का एक बेटा चीनू था। राघव हर रोज जंगल से अपने घर के लिए लकड़ियां काट कर अपने खच्चर पर लाद कर ले आता, जिससे रोज आग जलाकर वो हाथ सेकते और घर को गर्म रखते। ठंड से बचने का यही एकमात्र उपाय था। अधिकतर गांव वालों के पास हीटर था, लेकिन राघव का परिवार गरीब था, इसलिए वो हीटर नहीं खरीद सकते थे, तो उसकी जगह वो लकड़ियां जलाकर अपना गुजारा करते। पर एक दिन जंगलों की कटाई पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक नियम लागू किया, जिसमें जंगलों की लकड़ियां काटना गैर कानूनी हो गया। एक दिन राघव अपने दोस्त केशव और किशोर के साथ बैठा था। वो आग लगाकर बैठे थे और हाथ सेक रहे थे। तभी केशव बोला, अरे भाइयों, तुमने ये खबर पढ़ी क्या कि अब सरकार ने जंगलों से लकड़ियां काटने पर पाबंदी लगा दी है, और अगर कोई काटता हुआ पकड़ा गया तो उस पर कड़ी सजा भी है। हाँ भाई, अब बताओ, ये इतनी ठंडी जगह है, यहाँ लोग हर रोज लकड़ियां जलाते हैं, तब जाके थोड़ी आग से गर्मी और राहत बनी रहती है। बिना लकड़ियों के तो आग ही नहीं जलेगी, लोग ठंड से ठिठुर कर मर जाएंगे। भाई भैया, हमारे गांव में तो गैस सिलेंडर हीटर सब है, हमें तो कोई जरूरत नहीं है लकड़ियों की। अरे भाई साहब, सब तुम्हारी तरह सुखी और संपन्न थोड़ी हैं। क्यों राघव, अब कुछ सोचा है तूने, क्या करेगा? हीटर खरीद ले भाई, लकड़ियों से गुजारा नहीं हो पाएगा। ठंड देख रहा है कितनी पड़ रही है। मुझे तो इसकी ही ज्यादा चिंता है। लकड़ियां नहीं मिलेंगी तो आग नहीं जला पाएंगे, और बिना आग के तो यहाँ गुजारा नामुमकिन है। आदमी भूख से बाद में ठंड से पहले मर जाएगा, और इतना पैसा भी नहीं है मेरे पास कि बाजार से हीटर खरीद के ले आऊं। तो भाई तू लकड़ी का हीटर ले ले। लकड़ी का हीटर मतलब? तुझे नहीं पता है? लकड़ी के हीटर के बारे में नहीं पता? काफी लोग कहते हैं कि उस काली पहाड़ी पर एक पेड़ है, उस पेड़ की ये खासियत है कि उसकी टहनियों को अगर तुम एक बार भी जला दो तो वो महीनों महीनों तक एक ही तापमान में जलती रहती है, और उन लकड़ियों से धुआं भी नहीं निकलता। और ऐसा सुना है कि वो पेड़ दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। उनकी टहनियाँ नीले रंग की होती हैं और पत्ते गुलाबी रंग के। क्या यार, तू भी कैसी बातें कर रहा है? वो पेड़ पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले हिस्से में मिलता है, और वहाँ जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहाँ जंगल घना हो जाता है, वहाँ एक से एक खतरनाक जंगली जानवर हैं, और अगर तू उनसे भी बच गया तो उस पेड़ की रखवाली वहाँ के आदिवासी करते हैं। वो तुझे जान से मार देंगे, तो वहाँ जाना तो मौत को दावत देना है, और आज तक वहाँ कोई जा भी नहीं पाया है। हाँ, पर अगर कोई लकड़ियाँ लेकर आ जाए तो उसको किसी हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर कभी। राघव उनकी बातें सुनता है, पर बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चला जाता है। घर की तरफ जाते जाते राघव अपने दोस्तों की बातें सोचता हुआ जाता है। राघव अपने घर पहुँचता है, तभी उसकी बीवी सुनिधि अपने बच्चों को गोद में लिए दरवाजे पर आ जाती है और पूछती, क्या हुआ जी, आप लकड़ियाँ लाए? लकड़ियाँ कहाँ से लाऊं? सरकार ने रोक लगा दी है पेड़ काटने पे। तो बिना लकड़ियों के खाना कैसे बनेगा और आग कैसे जलेगी? बिना आग के तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। कहीं न कहीं से लकड़ियों का जुगाड़ करिए, या शहर से हीटर खरीद कर लाइए। अरे कम से कम चीनू की तो फिक्र करो, बिना आग के तो इसकी ठंड से बुरी हालत हो जाएगी। चीनू की चिंता मुझे भी है, पर क्या करूं, न इतने पैसे हैं कि हीटर खरीद सके, न लकड़ियां मिल रही हैं। पर तुम चिंता न करो, आज भर गुजारा कर लो, कल देखता हूँ मैं कुछ। राघव ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। रात में सोते समय राघव के मन में सिर्फ किशोर और केशव की बातें घूम रही थी। आखिर में वो सोच लेता है कि अगले दिन वो उस पहाड़ पर जाएगा और उस अनोखे पेड़ की लकड़ियां लेकर आएगा। अगली सुबह होती है। राघव सुनिधि को बिना बताए अपने खच्चर को अपने साथ लेकर उस पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। राघव पहाड़ी की ऊंचाई की तरफ अपने कदम बढ़ाता जाता है। वो जितना ऊपर की तरफ जाता, जंगल उतना ही खूबसूरत और खतरनाक हो जाता। उसे जगह जगह पर जहरीले सांप और तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई आती हैं। लेकिन राघव संभल कर चलता रहता है, पर रुकता नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों के आगे उसके छोटे बच्चे और उसकी बीवी की तस्वीर रहती है, जो अगर वो लकड़ियां नहीं ले जा पाएगा तो उसके परिवार के लिए जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे वो हर खतरों से लड़ता पहाड़ी के उस हिस्से तक पहुंच जाता है जहां पर वो पेड़ पाए जाते हैं। तभी उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत और बड़े आकार के पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ की पत्तियां गुलाबी व टहनियां नीले रंग की होती हैं। वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था और बाकी पेड़ों से अलग भी था। धीरे धीरे वो जैसे अपनी नजर घुमाता, उसे चारों तरफ वही अनोखे पेड़ दिखाई पड़ते। ये देख राघव सोचता है, लगता है यही वो अनोखे पेड़ हैं
जिनकी बातें किशोर और केशव कर रहे थे। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से इन लकड़ियों को काट लेता हूँ और इन्हें खच्चर पर लाद कर गाँव ले चलता हूँ। ये बोलने के बाद राघव अपने काम पर लग गया। वो फटाफट लकड़ियां काटने लगा। तभी उसे किसी के भागने की और अजीब अजीब आवाजें आने लगती है, मानो जैसे बहुत से लोग चिल्लाते हुए राघव की तरफ आ रहे हो। राघव जब तक कुछ सोचता तब तक राघव के चारों तरफ आदिवासी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। उन सबके हाथों में नुकीले औजार होते हैं। राघव उन्हें देखकर डर जाता है, मानो उसने अपनी मृत्यु देख ली हो। आदिवासियों ने राघव के हाथ में कुल्हाड़ी देखी। वे लोग राघव को उठाकर ले जाने लगते हैं। अरे छोड़ो, अरे कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो रे। आदिवासी राघव को उठाकर अपने साथ कबीले में ले जाते हैं। राघव उनके कबीले को देखता है। सब मिलकर राघव को ले जाकर अपने सरदार के पास खड़ा कर देते हैं। सरदार, ये इंसान हमारे अग्नि वृक्ष को काट रहा था। हम इसे पकड़कर आपके पास लाए हैं। बताइए क्या किया जाए इसका? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की, और यहाँ आकर तुम हमारे अग्नि वृक्ष को काट रहे थे ताकि नीचे जाकर तुम लोग उसे बेचकर उसका कारोबार कर सको? नहीं, रुक जाए, मेरी बात तो सुने। जिसके बाद राघव अपनी सारी परेशानियां सरदार को बताता है। सरदार उसकी सारी बातें सुनता है। हम नहीं जानते कुछ भी। मैं तुमको यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, वरना तुम औरों को भी लेकर आ जाओगे और धीरे धीरे तुम लोग हमारे अग्नि वृक्ष को खत्म कर दोगे। नहीं, मुझे सिर्फ अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। ये पेड़ हमारे जीने का आधार है, इसी की वजह से हम लोग जिंदा हैं। यहाँ पूरे साल बर्फ पड़ती है, सूखी लकड़ियाँ मिलना मुश्किल हो जाता है। हमारे पास आग जलाने का कोई साधन नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम पत्थर से आग जलाते हैं। अगर ये पेड़ तुम लोगों की नजर में आ जाएगा तो तुम लोग इसका गलत इस्तेमाल करोगे। तभी राघव कुछ सोचता है और फिर बोलता है, अगर मैं आपको आग जलाने का एक आसान तरीका दे दूं तो? मतलब आप जो लकड़ियों और पत्थरों से आग जलाते हो ना, उसकी जगह एक ऐसा साधन दे दूं जिससे आसानी से आग जल जाए तो? सरदार राघव की बात समझ नहीं पाता। तभी राघव अपने पॉकेट से एक लाइटर निकालता है और नीचे पड़ी लकड़ी को लाइटर की मदद से एक झटके में जला देता है। सभी लोग ये देखकर अचंभित रह जाते हैं। ये कैसे किया तुमने? ये धातु हमें दे दो। हाँ दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। मैं आपकी मदद करूंगा तो आप भी मेरी मदद करेंगे। क्या आप मुझे इस अग्नि वृक्ष की लकड़ियाँ देंगे? हाँ, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा तुमको कि अग्नि वृक्ष की लकड़ियों को तुम सिर्फ अपने लिए ही इस्तेमाल करोगे, और ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे और अपने तक ही रखोगे, और इसके बदले तुमको ये धातु हमें देना पड़ेगा। राघव उसकी सारी बातें मान लेता है और सरदार उसको लाइटर के बदले ढेर सारी लकड़ियां दे देता है, जिसे राघव अपने खच्चर पर लाद कर अपने गांव ले आता है और बिना किसी को बताए वो उन लकड़ियों का इस्तेमाल करता है और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगता है। इस लकड़ी की खास बात ये थी कि ये अग्नि वृक्ष की लकड़ी जलने के बाद कभी राख नहीं बनती थी। इसे जितना मन उतना जलाया जा सकता था और बुझाया जा सकता था। इस तरह राघव और उसके परिवार का जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही थी। अभी शाम के लगभग 6 बजे थे। विपुल अपने दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल से बाहर निकला। क्या हुआ विपुल, रुक क्यों गए? अरे यार, जूतों में मिट्टी लग गई है। आज जरा वो सामने पॉलिश वाला बैठा है, उससे जूते पॉलिश करवा लेता हूँ। ए पॉलिश वाले, मेरे जूतों पर मिट्टी लग गई है, जरा अच्छे से चमका देना। लाओ बेटा, मैं अच्छे से पॉलिश कर दूंगा। एक सेकंड, ये बेटा किसे बोला है? तुम जूते चप्पल ठीक करने वाले भी रिश्तेदार बनकर ज्यादा पैसे ऐंठने की सोचते हो। जल्दी से पॉलिश कर दो। वैसे यार रोहित, सामने गर्मा गर्म भुट्टे का ठेला देखकर मुंह में पानी आ रहा है यार। ये कड़ाके की सर्दियों का अलग ही मजा है ना। बढ़िया बढ़िया स्वेटर और जैकेट पहनो। सर्दियों में खाने पीने की गर्म गर्म चीजों का आनंद ही कुछ और है। जा जरा ठेले वाले से 2 गर्म गर्म भुट्टे लेकर आ जा। ये जूते पॉलिश हो गए हैं। तुम लोग जितना मर्जी कमा लो, रहोगे भिखारी ही। ठंड लगती रहेगी पर अपने लिए एक स्वेटर नहीं खरीदोगे। यही फटी चादर लपेटे फुटपाथ पर ही पड़े रहते हो। लाओ जूते दो, ये लो 5 रुपए। 5 रुपए? पर इन जूते पॉलिश के तो 20 रुपए हुए। आपने डबल पॉलिश लगाने को बोला था। दिमाग खराब है क्या है? 20 रुपए? 2 रुपल्ली की तेरी पॉलिश की डिब्बी नहीं है और 20 रुपए मांग रहा है। ये 5 रुपए रखने हैं या ये भी वापस जेब में डाल लूं?
बेचारा बूढ़ा मोची क्या कहता, चुपचाप 5 रुपए रख लेता है, क्योंकि उसे अपने परिवार का गुजारा करना था और उसके लिए उस 5 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी। विपुल अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है। वो एक अमीर लड़का था, उसके दिल में किसी गरीब के लिए दया नहीं थी। उस बूढ़े मोची का नाम रामेश्वर था। वो अपने घर पहुँचता है। क्या बात है मालती, किशन अभी तक घर नहीं आया? बस आते से अपने पोते का जब तक मुंह न देख लो तुम्हें चैन नहीं आता। क्या करूं मालती, बेटे बहू के गुजर जाने के बाद किशन हम दादा दादी की जिम्मेदारी है, पर हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। दद्दा, फिर आपने अपना मन खराब कर लिया। जाओ, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। किशन, अरे तू नाराज क्यों होता है? अच्छा ले, मैं मन नहीं खराब कर रहा। आजा, दोनों साथ में रोटी खाते हैं। दद्दा, अब तो मैं 12वीं पास कर चुका हूँ। अब तो मैं भी कुछ वक्त में नौकरी करना शुरू कर दूंगा, फिर हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। बस तू पढ़ लिख जाए और तू जीवन में कुछ बन जाए, हमारी तो यही इच्छा है बेटे। दद्दा, मैंने वो ओबीसी का फॉर्म जमा किया था ना, उसके आधार पर मुझे एक कॉलेज में दाखिला मिल गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अगले दिन किशन कॉलेज पहुंचता है। उसका ओबीसी के तहत अच्छे कॉलेज में नाम आ जाता है। विपुल भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। यार विपुल, आज ठंड कुछ ज्यादा नहीं हो गई है? तेरा ओवरकोट तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया कैसे नहीं होगा, डैडी विदेश से लाए, यहाँ के हिसाब से पूरे 50,000 का ओवरकोट है। ओए, अंधा है क्या? है, दिखाई नहीं देता? सारी कॉफी मेरे कोट पर गिरा दी, तू नहीं बचेगा। जी मेरी गलती नहीं है, वो कुछ बच्चे अचानक से बास्केटबॉल लेकर भाग रहे थे, वो टकराए तो आप पर गिर गई। देहाती गवार लड़के, तुझे पहले तो इस कॉलेज में नहीं देखा? अरे विपुल, ये कुछ गरीब बच्चों को जो हमारे स्कूल में हर साल दाखिला मिल जाता ना, ये उन्हीं में से एक है। अच्छा, गरीब वर्ग के लोग जिन पर कॉलेज दया करके एडमिशन दे देता है। शायद इसने कभी ओवरकोट तो क्या, एक ढंग का स्वेटर भी नहीं पहना होगा। स्वेटर में एयर कंडीशनर भी लगा रखा है। इसके स्वेटर में ये छेद देख, ये इसीलिए बने। स्वेटर में छेद वाला डिजाइन तो पहली बार देखा है। चल यार रोहित, कैंटीन से टमाटर सूप पीने चलते हैं। गरम गरम टमाटर सूप का अलग ही मजा है ठंड के दिनों में। चल। किशन क्लास में आ जाता है। वो विपुल की बातों पर ध्यान नहीं देता। एक दिन किशन कॉलेज से घर की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा विपुल किसी लड़के की पिटाई कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपना अमरूद का ठेला मेरी गाड़ी के आगे से निकालने की? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मेरे डैडी एक जाने माने बिजनेसमैन है। अगर मैं चाहूँ तो तेरी रोजी रोटी अभी बंद करवा सकता हूँ, फिर भूखा मरना। भैया, वो सड़क पर जाम है, इसलिए ऑटो वाला तेजी से निकल रहा था आगे। मैं तो बस उसे जगह दे रहा था। मैंने जानबूझकर आपकी गाड़ी के आगे ठेला नहीं किया। एक तो गलती करता है, ऊपर से जुबान लड़ाता है? गरीब कहीं का। बात तो तुझसे हो नहीं रही, ठंड में ठिठुर रहा है और मेरे सामने खड़ा होगा। पहले मेरे सामने खड़े होने की औकात तो बना ले। विपुल, इसे छोड़ दो, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बेचारा मजदूर है, इसे चोट लग जाएगी। ले, आ गया एक और गरीब, दूसरे गरीब की हिमायत के लिए। चल रोहित, किसी कॉफी शॉप में चलते हैं, वहाँ गर्मा गर्म कॉफी पियेंगे। सारा मूड खराब कर दिया। तो मेरा अमरूद का ठेला गिरा गया। किसी से उधार पर अमरूद खरीद के लाया था, कैसे भरपाई करूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो सारे अमरूद खराब हो गए। आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई, मैं क्या करूँगा? बेचारे गरीब ठेले वाले के सारे अमरूदों का नुकसान करके विपुल अपनी राह चला गया। क्या मिला किसी गरीब का नुकसान करके? मैं इस बेचारे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। काश मैं इसकी मदद कर सकता। शुक्रिया भैया, आज आप नहीं होते तो वो मुझे जान से ही मार देता। तुम ठंड से कांप रहे हो, ये स्वेटर पहन लो। किशन अपना स्वेटर ठेले वाले को पहना देता है। किशन गरीबी का दुख जानता था, इसीलिए उसे इस बात का एहसास था। वो उस ठेले वाले की मदद करना तो चाहता था, पर उसके पास खुद ही पैसे नहीं थे। विपुल को जरा सा भी दुख नहीं था कि भरी सर्दी के दिनों में एक गरीब बेचारा पुरानी फटी कमीज पहनकर अपने घर से कमाने के लिए निकला है। परिवार को पालने के लिए उसके पास अमरूद के ठेले का ही सहारा था, जिससे वो कमाई करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। पर उसने उसका सारा नुकसान कर दिया था। किशन घर पहुंचता है, तभी रामेश्वर भी आ जाता है। किशन, तुम्हारा स्वेटर कहाँ गया? सुबह तो तुम पहन कर गए थे। दद्दा, वो किसी ठेले वाले को बहुत ठंड लग रही थी, वो ठंड से कांप रहा था तो मैंने उसे दे दिया। किशन बेटा, तेरे पास तो एक ही स्वेटर था बेटे। कोई बात नहीं, ये ले, तू ये स्वेटर पहन ले।
आज जब काम पर गया था तो वहाँ पर कोई बड़े सेठ स्वेटर और कंबल बांट रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये एक स्वेटर और कंबल दिया। भला हो उन सेठ का, अब ये स्वेटर तुम्हारे काम आ जाएगा किशन। पर दादा, तुम्हारे पास भी तो कोई स्वेटर नहीं है ना, ये स्वेटर तुम पहन लो। अरे मेरे पास तो वो काली जैकेट है जो पिछले साल मिली थी, मैं तो वही पहन लूंगा, वो बड़ी गर्म है, तू ये पहन ले बेटा। रामेश्वर को स्वेटर और कंबल मिलना इत्तेफाक नहीं था। बहुत लोग होते हैं जो मदद के लिए सदैव आगे रहते हैं, और ये अच्छी कोशिश है कि किसी को ठंड में कंबल और स्वेटर बांटना बहुत ही पुण्य की बात है। किशन ने गरीब ठेले वाले को स्वेटर दिया और बदले में भगवान ने सेठ के रूप में पहुंचकर रामेश्वर को एक नया स्वेटर दे दिया। अगले दिन जब किशन कॉलेज पहुंचता है, डॉक्टर ने बताया है विपुल को ठंड लग गई है और जिसकी वजह से उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, और अगले 10 दिन बाद फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे हैं। कितनी भयंकर ठंड पड़ रही है, क्या जरूरत थी इसे रात भर पार्टी में रहने की। ठंडी हवाओं से बीमार पड़ गया ना, और ये तो यहाँ दिल्ली में अकेला ही रहता है, इसके मम्मी पापा तो राजस्थान रहते हैं। अरे विपुल को ठंड लग गई है और वो अकेला रहता है, मुझे उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। रोहित, क्या तुम मुझे विपुल के घर ले जा सकते हो? किशन रोहित के साथ विपुल के घर जाता है। विपुल की हालत बहुत खराब थी, वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसे बुरी वाली ठंड लगी हुई थी, खांसी, जुकाम, बुखार, सिर में दर्द और आंखें लाल हो रही थी। रोहित, किशन, तुम दोनों किशन ने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। विपुल, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए तुलसी अदरक वाली चाय बना लाता हूँ, और हर 1 घंटे में तुम्हें भाप भी लेनी होगी ताकि ठंड तुम्हारे शरीर से बाहर आ सके। ये अदरक और तुलसी वाली चाय पीकर तो शरीर को बहुत आराम मिला है किशन। तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो और मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है तुम्हारा, फिर भी तुम मेरे लिए आए हो। बस ज्यादा मत बोलो और सोने की कोशिश करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खिचड़ी तैयार करता हूँ। किशन का इतना प्रेम भरा बर्ताव देखकर विपुल सच में बहुत शर्मिंदा था। जिस किशन का वो अपमान कर रहा था, आज वही किशन उसकी पूरे दिल से सेवा कर रहा था। अगले दिन तक विपुल की तबीयत में बहुत सुधार आ जाता है। उसके मम्मी डैडी भी उससे मिलने आते हैं। मम्मी, ये किशन है, आज इसी की वजह से मेरी तबीयत में बहुत सुधार आया है, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि ठंड लगने पर क्या करना चाहिए। मैं तो वही स्वेटर और जैकेट पहनकर ठंड को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इसने मुझे तुलसी अदरक की चाय और गरम गरम खाना खिलाकर मेरी तबीयत में सुधार ला दिया। ये बहुत अच्छा है मम्मी। किशन से मिलकर विपुल के मम्मी पापा भी बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद विपुल की तबीयत में बहुत सुधार आ जाता है और वो परीक्षा की तैयारी भी कर लेता है। एक दिन किशन विपुल को अपने दादा दादी से मिलवाने घर लेकर जाता है। किशन के दादाजी को देखकर विपुल को सिनेमा हॉल के बाहर की सर्दी की वो शाम याद आ जाती है और विपुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं।